हेलो गाइस, वेलकम टू गेट योर सिलेक्शन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत जो है कि ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस कर रहे हैं। और ये ग्रुप डी के लिए ही नहीं, अगर बात करें तो एनटीपीसी, एलपी और ये जो आपके जूनियर इंजीनियर हैं, इन सब के लिए ये वीडियो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से संबंधित प्रश्न आपको कराए जाएंगे और तीनों के सब मिक्सअप प्रश्न रहते हैं। ठीक है ना। तो आज जो है कि ये थर्ड क्या है सीरीज है, बाकी की दो सीरीज हमने करा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग करते हैं अपने इस सीरीज को शुरू। इस सीरीज में तो आप लोग को पता होगा कि हम टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग पहले प्रश्न से करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। यहाँ से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला यहाँ पर दे रखा है क्या, इंसुलिन। दूसरा दे रखा है क्या, सोमेटोट्रोपिन दिया गया है। तीसरा है ग्लूकागॉन। और चौथा यहाँ पर दिया गया है वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है जो कि अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए, अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे होंगे कि जो अग्नाशय से स्रावित होते होंगे, तो उनको हमें ऑप्शन में चूज नहीं करना है। तो अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो ये अग्नाशय से ही स्रावित होता है। और अगर सोमेट्रोपिन की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, अग्नाशय से ही यहाँ पे स्रावित होता है। ठीक है ना। और ग्लूकोगॉन भी अग्नाशय से ही स्रावित होता है। ये तीनों के तीनों ये क्या होते हैं, अग्नाशय से, अग्नाशय से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। लेकिन अगर बात करें वेसोप्रोसिन की, तो ये जो होता है वेसोप्रोसिन, ये अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। ठीक है ना। ये किससे होता है, तो ये आमाशय से होता है। ये आमाशय से होता है। ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन अपना डी वाला राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, डी अपना राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो हमारा अगला प्रश्न है, ये कह रहा है क्या कि कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण दिशा विपरीत होता है। यानी कि उनकी घूर्णन करने की जो दिशा होती है ना, उसको कह रहा है कि वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, परिक्रमण करने की दिशा। तो यहाँ पर बुध और शुक्र दिया गया है, शुक्र और शनि दिया गया है, यहाँ पे शुक्र और अरुण दिया गया है, अरुण और वरुण दिया गया है। तो वो कौन से ग्रह हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होने वाला है, हमें इसको देखना है। तो देखिए, शुक्र और अरुण जो है, ठीक है ना, ये अपना ऑप्शन नंबर सी जो है, शुक्र और अरुण, ये ऑप्शन अपना सही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रह है ना, ये अन्य ग्रहों की तुलना में अगर देखा जाए तो ये विपरीत यानी कि पश्चिगामी घूर्णन करते हैं। ठीक है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कहने का कि घूर्णन करते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी वाला राइट आंसर होने वाला है। आगे की ओर अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, और ये कह रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए, आपको कहा जा रहा है किसी व्यक्ति का एक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई समतल दर्पण रखा गया है, तो उसका न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए कि उसके सामने खड़े व्यक्ति का पूरा इमेज उसमें दिख सके। ठीक है, जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, उसका पूरा का पूरा बॉडी उस दर्पण में दिखे, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, फिर कह रहा है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, और फिर कह रहा है व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, फिर कह रहा है व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो हमारा अगर पूरा इमेज देखना हो तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति का जो ऊंचाई होता है ना, उससे अगर आधे लंबाई का क्या हो, मिरर हो, तो उसमें पूरी पूरी ऊंचाई को देखी जा सकती है, पूरी बॉडी को देखी जा सकती है। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, तो हम कहेंगे अपना ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, और ये कह रहा है क्या, जरा इसमें देखिएगा, ये कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। क्या होता है, कोई एक ऐसा एंजाइम है इसमें से जो ग्लूकोज को क्या करता है, इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा क्या, जाइमेज है,
यहाँ पर दिया गया है इन्वर्टेज है, और यहाँ पर दिया गया है माल्टेज है और डायस्टेज है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होने वाला है? तो देखिए यहाँ पे जो होता है जाइमेज जो होता है, ये एंजाइम जो ऐसा है कि ये ग्लूकोज को इथेनॉल में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इथेनॉल में भी चेंज करता है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंज करता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो हम कहेंगे किंडवन, किंडवन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना। किंडवन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, ये जाइमेज को हम कह सकते हैं कि अपना सही ऑप्शन होने वाला है। यही ग्लूकोज को क्या करता है, चेंज करता है, किसमें, इथेनॉल में, और क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंज करता है, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित करने किसके द्वारा किए गए थे? जो ग्रहों का जो नियम था, ठीक है। तो जो ग्रहों का नियम था उस वो किसने दिया था? तो ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन होने वाला है? केपलर ने। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो हम कहेंगे अपना ऑप्शन करेक्ट है बी वाला, यानी कि केपलर ने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव की आंख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। मानव की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, मतलब कहाँ बनाती है, हमें ये बताना है। तो देखिए जो मानव नेत्र होता है, ये मानव नेत्र अगर कुछ ऐसा है, सामने क्या होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है, ठीक है। और एकदम पश्च वाले भाग में, पीछे वाले भाग में यहाँ पर एक छोटा सा पर्दा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेटिना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। तो ये होता क्या है कि जब इसमें से प्रकाश इस आइरिस से अंदर प्रवेश करता है, नेत्र लेंस तक पहुंचता है, तो ये नेत्र लेंस क्या करता है, उसको रेटिना तक पहुंचाता है। और रेटिना तक पहुंचाता है तो वहां पर क्या होता है, वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। वहां पर क्या बनता है? एक इमेज बनता है वहां पे, वास्तविक और उल्टा। और तब जाकर हमें क्या होता है, कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेटिना पर इमेज बनता है, ठीक है ना। कहाँ पर? रेटिना पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, रेटिना पर, ठीक है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? एंजाइम से संबंधित कौन सा इसमें से कार्य है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जरा देखिए। यहाँ पर दिया गया है कि यह जैव प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। फिर कह रहा है कि यह विभिन्न पदार्थों को शरीर में विभिन्न भागों में रक्त में पहुंचाने में मदद करता है। फिर कह रहा है कि ये शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर कह रहा है कि ये संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ये एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में, ये क्या करता है? अगर हम देखें तो ये विभिन्न पदार्थों के बारे में अगर हम देखें तो विभिन्न पदार्थों को पहुंचाने में मदद नहीं करता है, ठीक है ना। ये किसी पदार्थों को पहुंचाता नहीं, तो ये अपना ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो संक्रमण से लड़ने के लिए भी ये मदद नहीं करता, तो अपना ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है एंजाइम, ठीक है। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन अपना सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला अपना सही आंसर होगा। यह शारीरिक प्रक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। जो प्रकाश का रंग है वो निर्धारित होता है किससे? तो यहाँ पे देखिए, आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य जो होता है, यानी प्रकाश के चलने की लंबाई, कितनी लंबाई वो कवर कर रही है, वो उसका क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं क्या? वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग, ठीक है। बात करें अगर उसके वेग की, तो वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है।
ये आपका क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसके बारे में किसने बताया था, तो ये एक रोमर नामक वैज्ञानिक थे। रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि भाई प्रकाश का जो चाल है वो क्या होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रकाश हमेशा चलता रहता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में। यहाँ पर कह रहा है क्या, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स का मतलब क्रैक करना, तोड़ना। ठीक है। तो जैसे ताला तोड़ा जाता है, तो ताला तोड़ना तो चोरों का काम होता है। तो वहां पर क्या है कि ये भी हैकर्स का काम होता है। ठीक है। कंप्यूटर की सुरक्षा को, जो सिक्योरिटी होती है उसको क्रैक करते हैं, जो तोड़ते हैं, उसको हम हैकर कहते हैं। लेकिन वो हैकर कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे ब्लैक हैट हैकर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला होगा, ब्लैक हैट हैकर्स आपके होंगे, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर की सुरक्षा को क्रैक करते हैं। ठीक है ना, क्रैकर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न, कह रहा है समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ठीक है ना। जो समुद्री जल है अगर उसको हम शुद्ध जल के रूप में परिवर्तित करें तो कौन सा प्रक्रिया होता है, तो आपने सुना होगा आरओ का पानी पीते हैं क्या, आरओ का। ठीक है। जिसको हम आर का मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स, और ओ का मतलब होता है ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, समुद्री जल को शुद्ध जल के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्क्रम परासरण कहते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्या, प्रदूषित, हाँ, प्रदूषित युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। जैसे देखिए, अगर ये पृथ्वी है और ये मान लीजिए कि अपने वायुमंडल है, तो इसमें बहुत सारे धूल के कण, मिट्टी के कण, गैसों के कण, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे हानिकारक गैस भी होते होंगे। ठीक है। तो जब ऊपर से क्या होता है, बादल होता है और यहाँ से बारिश होती है, बारिश, ठीक है, तो ये बारिश होती है, तो ये जो बारिश की बूंदें होती हैं ना, ये क्या करती हैं कि इनमें जो उपस्थित गैस की जहरीली गैसें होती हैं और धूल मिट्टी के कण होते हैं, उनको लेकर पृथ्वी पर चली आती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये हमारे वायुमंडल क्लियर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है। तो इस वायुमंडल को साफ करने, यानी कि प्रदूषित युक्त बनाने के लिए कौन सा क्रिया होता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्षा क्रिया सही है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। तो रेन अपना सही आंसर होने वाला है, वर्षा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये तो सबको पता होगा कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जो होता है, ये गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपकी परीक्षा में एकदम कन्फर्म नहीं, ये आ ही सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि यूजर के बारे में सूचना संचित करने वाली फाइलें कहलाती हैं। जैसे यूजर के बारे में जो सूचना फाइलों में संचित की जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं, उन फाइलों को क्या कहा जाता है, तो हम उसको कहते हैं कुकीज कहते हैं। क्या होगा सही ऑप्शन, कुकीज कहते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है क्या कि वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, वैक्सीन लगाया जाता है वायरस से बचने के लिए, वैसे ही वैक्सीन सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है कंप्यूटरों में। किस चीज के लिए, तो हम क्या करते हैं, वायरस की कमियों के लिए। ठीक है ना। वायरस की कमियों के लिए हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है। इसमें से श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, कौन सी इसमें से WBC नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या, पहला श्वेत रक्त कणिका कौन कौन सी है इसमें से, तो न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है और इओसोनोफिल है। ठीक है। लेकिन जो जैंथोफिल है, ये अपना श्वेत रक्त कणिका नहीं होता है, तो यही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जैंथोफिल। ठीक है।
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा रहेगा आपके सामने। ये क्या है? ग्रीन मफलर संबंधित है। कह रहा है क्या? ग्रीन मफलर संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन आपसे दिए गए हैं। कह रहा है क्या कि मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए, जैसे बहुत सारे शोर, ठीक है ना, उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको अब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है? रोडों पे पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं ग्रीन मफलर के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है, इसको कम करने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर के अंतर्गत क्या होता है? तो सड़कों पर क्या लगाए जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण कम होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उनको क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। तो सही ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? तो अपना सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, जब पहली बार बारिश होती है तो उस पहली बार वाली बारिश में लोग बाहर नहीं जाते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं ना कि अगर भीग जाओगे तो फोड़ा फुंसी शरीर पे होने लगेगा। तो वो होता है अपना अम्लीय वर्षा। तो उस अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक क्या होता है भाई? हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए उस अम्लीय वर्षा में, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपका क्या होता है? H2SO4 आपका होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं। और एक क्या होता है? HNO3 होता है, ठीक है, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3, ठीक है, HNO3 आपका होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इनमें से दो चीजें तो हैं और दोनों ही आपके ऑप्शन में हैं, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि सबसे अधिक, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की, HNO3 की थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अपना H2SO4 सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS को क्या कहते हैं? जो DOS है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए जो DOS है, डी से आपका हो जाएगा क्या? डिनायल हो जाएगा, ठीक है, ओ से आपका ऑफ हो जाएगा, एस से आपका सर्विस हो जाएगा, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस आपका हो जाता है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? तो ए ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उपचारण। जैव उपचारण यहाँ पर कह रहा है कि इससे क्या तात्पर्य है? यानी बायो रेमेडिएशन आपका जो होता है, बायो रेमेडिएशन, उसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है क्या? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। दूसरा कह रहा है रोगाणुओं व कीटों पर जैविक नियंत्रण। और तीसरा कह रहा है यहाँ पर शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण। और ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीवों से रोगों का निदान यहाँ पर नहीं होता है, ये अपना ऑप्शन गलत है। और शरीर में जो अंग होते हैं उनका प्रत्यारोपण भी इनके अंतर्गत नहीं होता है। और रोगाणुओं का कीटों पर जैविक नियंत्रण ये भी नहीं होता है। मतलब इसका सही ऑप्शन क्या है कि इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा जो विषैली गैसें निष्कासित की जाती हैं उसको कहा जाता है क्या? जैव उपचारण कहा जाता है। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही होने वाला है, ठीक है, ए वाला आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर क्या? डीएनए में, यहाँ पे कह रहा है क्या? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता है? अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको बताना, देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो एडेनिन है, गुआनिन है, और यहाँ पर क्या दिया गया है? साइटोसिन है। ये तीनों ही क्या होते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनी क्षारक है, ठीक है ना। ये क्या है? नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी क्षारक है, क्षारक, ठीक है। ये तीनों क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक है। लेकिन ये जो अपना टायरोसिन है, ये एक प्रकार का क्या है? तो अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीनो अम्ल से नहीं बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन है।
तो पहली बात कि ये तो नाइट्रोजन क्षार है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी ये अमीनो अम्ल है, और इस अमीनो अम्ल से क्या होता है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक, कह रहा है ना, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टायरोसिन जो होता है ये नहीं बनता है। तो ये अपना डी वाला ऑप्शन सही आपका ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल के टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी ऐसे ही इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आगे की सीरीज पे हम लोग अग्रसर होते रहेंगे। चौथी सीरीज आपका आगे कल मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका जनरल साइंस का तैयारी एकदम बेहतर करवा दिया जाएगा, जिससे आप चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दें, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दें, चाहे जूनियर इंजीनियर का, सब में बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे जनरल साइंस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।